नमस्कार, स्वागत है आपका ALS पटना की यूट्यूब चैनल में। और आज से फास्ट ट्रैक कोर्स जो धुरंधर 1.0 का कोर्स चल रहा है उसके अंतर्गत यूट्यूब पे मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और मिडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत और एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की श्रृंखला आज से शुरू होगी, जिसमें पहले हम मध्यकालीन भारत शुरू ख़त्म करेंगे और तत्पश्चात उसके बाद हम ख़त्म करेंगे, किसकी बारी आएगी, एंशिएंट हिस्ट्री की। तो बहुत फास्ट ट्रैक मोड में हम देखेंगे, फैक्ट बेस्ड चीज़ों को हम ज़्यादा समझेंगे। एग्जामिनेशन अभी भी फैक्ट बेस्ड चीज़ों के अंतर्गत हो रही हैं। हालांकि बीपीएससी के अध्यक्ष ने ये ज़रूर बोला है कि एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन इतना हाई नहीं होगा कि यूपीएससी के लेवल पे जाएगा। हालांकि यूपीएससी में भी फैक्ट बेस्ड चीज़ें पूछी जाती रही हैं, हालांकि हर क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता। तो आइए पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला चैप्टर है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरब कैसे आक्रमण करते हैं आपको बताता चलूं कि अरब वो क्षेत्र है, अरब क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर सर्वप्रथम इस्लाम का उदय होता है। और इस्लाम के उदय के पश्चात पैगंबर साहब ने इस्लाम की स्थापना की 1622 ईस्वी में। हालांकि 1610 ईस्वी में उनको जैसे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैसे उनको 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 610 के बाद से चल के एक लंबा समय उनका संघर्ष में बीतता है। नए धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है अपने ही कबीले के बीच में। वो खुद कुरैशी जनजाति से संबंध रखते थे। किस जाति से संबंध रखते थे? कुरैशी जनजाति से संबंध रखते थे। और कुरैशी जनजाति के होने के साथ साथ उनके चाचा कबीले के सरदार थे। तो कबीले, जब तक उनके चाचा जिंदा रहे तब तक उनको संरक्षण मिलता रहा। हालांकि चाचा ने नया धर्म अपनाया नहीं, लेकिन भतीजे को जरूर संरक्षण दिया है। चाचा कबीले के सरदार थे। अब मदर फादर के साथ क्या होता है? मदर फादर की डेथ बचपन में ही हो गई रहती है, और जब ये 6 साल के होते हैं तो उनकी मदर अमीना की भी डेथ हो जाती है। तो पालन पोषण जो है उनके चाचा करते हैं। बहुत निर्धनता में उनकी जीवन बीतती है, बहुत गरीबी में जीवन बीतता है। समय के साथ जो है वो 25 वर्ष की उम्र की जब हो जाते हैं तो उन्होंने एक 40 वर्ष की महिला से शादी कर ली। धनी मनी महिला थी और उस महिला से शादी किया उन्होंने। 40 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की महिला से इन्होंने शादी कर ली जब ये स्वयं 25 साल के थे। और उसके बाद इन्होंने धार्मिक कार्यों में अपने आप को लीन कर लिया, ज्ञान की प्राप्ति में अपने आप को झोंक दिया। अब तब जाकर के 610 ईस्वी में जाकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 619 ईस्वी में उनके चाचा और उनकी पत्नी खतीजा की मृत्यु हो जाती है। चाचा अबू तालिब और पत्नी खतीजा की मृत्यु हो जाती है और नया सरदार बनता है कुरैशी जनजाति का। तो नया सरदार जब कुरैशी जनजाति का बनता है तो उसने संरक्षण देना बंद कर दिया। किसको बंद कर दिया? मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब को। पैगंबर साहब एक ईश्वरवाद में बिलीव रखते हैं। मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब किस पे बिलीव रखते हैं? पहले तो हम पैगंबर मोहम्मद, तो पैगंबर मोहम्मद क्या है? इस्लाम धर्म की संस्थापक है। ये क्या है, कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक। ठीक है। और इनका जन्म कब होता है? 570 एडी में इनका जन्म होता है और 632 एडी में इनकी मृत्यु होती है, 62 साल के एज में। ठीक है। तो इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाती है। माता पिता की मृत्यु क्या हो जाती है? बचपन में ही। माता पिता विहीन है। तो माता पिता विहीन है तो इनकी लालन पालन पोषण कौन करता है? चाचा करते हैं। चाचा द्वारा पालन पोषण किया जाता है। ठीक है। तो चाचा इनके अमीर है नहीं, हालांकि कबीले के सरदार हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। चाचा द्वारा पालन पोषण किया जाता है। बकरियां चराते थे, भेड़ों को चराते थे, चरवाहे हैं। चरवाहों की ज़िंदगी बीती है इनकी। लेकिन जब 25 साल के होते हैं तो 25 वर्ष की उम्र में क्या होगा? 25 वर्ष की उम्र में 40 साल की महिला से, 40 साल की विधवा महिला से, 40 साल की विधवा लेकिन धनवान महिला से शादी कर ली। धनवान
महिला से शादी कर ली। ठीक है, महिला से शादी। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैंने बोला कि शादी के पश्चात ये धर्म के कार्यों में विलीन हो जाते हैं, धर्म के कार्यों में विलीन हो जाते हैं, धर्म के कार्यों में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, धार्मिक कार्यों में अपने आप को धर्म में झोंक दिया है। ठीक है, 610 में जाकर के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें एहसास होता है कि उन्हें ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा धरती पर उनके संदेश को प्रसारित करने के लिए भेजा गया है, और ऐसा फील करते हैं कि उन्हें नबी और रसूल जैसा अनुभव उन्हें हुआ। नबी मतलब सिद्ध पुरुष और रसूल मतलब देवदूत। नबी और रसूल 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। 610 ईस्वी में क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उन्हें एहसास होता है कि वो क्या हो गए हैं? नबी एवं रसूल हो गए हैं, नबी एवं रसूल हो गए। नबी मतलब क्या होता है? नबी मतलब होता है सिद्ध पुरुष, और रसूल मतलब होता है, रसूल मतलब क्या होता है? देवदूत होता है। ठीक है, तो यहां पर यहां से चोरी छुपे उन्होंने धार्मिक धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। अल्लाह द्वारा ऐसा सपना में अल्लाह इनको, ईश्वर इनको ऐसा आदेश देते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार करो, तो इन्होंने नया धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। हालांकि चोरी छुपे ये 3 साल तक धर्म को का प्रचार प्रसार करते हैं, और ये इन्होंने क्या किया? इस्लाम की स्थापना की। क्या स्थापना की? इस्लाम की स्थापना की, इस्लाम की स्थापना की, इस्लाम की स्थापना की। और इस्लाम की स्थापना, इस्लाम किस पर आधारित है? इस्लाम की स्थापना जो है वो किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पे आधारित है। किस पे आधारित है? एकेश्वरवाद पे आधारित है, एकेश्वरवाद पे। इन्होंने किस चीज का विरोध किया? अंधविश्वास का विरोध किया है, अंधविश्वास का विरोध किया है, तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है, मूर्ति पूजा। इन्होंने कहा कि जिन मूर्तियों की तुम पूजा करते हो, जिन मूर्तियों को तुम पूजते हो, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनका कहीं कोई, जिन देवताओं को तुम पूजते हो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर एक है। सिर्फ एक ईश्वर से डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट उनकी आराधना करो। मूर्तियों की थ्रू पूजा करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब चूंकि ये कुरैशी जनजाति से संबंध रखते हैं, और कुरैशी जनजाति, ये किस जनजाति से संबंध रखते हैं? कुरैशी कबीले से संबंध रखते हैं, कुरैशी जनजाति से संबंध रखते हैं। तो कुरैशी जनजाति में लगभग 300 से ज्यादा मूर्तियां थीं, और इनके 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 जीवन यापन का एक साधन था। कुरैशी जनजातियों के लिए क्या है? मूर्ति पूजा क्या है? मूर्तियां हैं। यहाँ पे इनके लिए कितनी मूर्तियां हैं? 300 से ज्यादा मूर्तियां जो है कुरैशी जनजाति। ये कहाँ पे? मक्का में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? ये भी जान जाइए कहाँ पे हुआ है? मक्का में जन्म हुआ है, ये भी आपको पता ही होना चाहिए, मक्का में जन्म। तो मक्का में कुरैशी जनजाति के लोग हैं, और वहाँ पे मूर्ति पूजा सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य उनके कल्चर का एक पार्ट है, उनकी सभ्यता का एक भाग है। और वहां पर 300 से अधिक मूर्तियां थीं, 300 मूर्तियां थीं। उनके जीवन का एक जरिया था, जीवन यापन का। पैगंबर साहब ने उसका विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया। 3 साल तक चोरी छुपे उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। 3 साल के बाद उन्हें फिर से एक दिन सपना आता है अल्लाह का कि खुल के प्रचार प्रसार करो, अब चोरी छुपे करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से इनका विरोध स्टार्ट होता है। इनका कबीले, कुरैशी जनजाति के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 500 ये संरक्षण मिलता रहा, इनके चाचा का संरक्षण मिलता रहा। 1619 में, 619 ईस्वी में, अगर मैं ऐसा 1600 समथिंग कुछ बोल दूं तो उसको 600 मान के चलेंगे, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है। 619 ईस्वी में चाचा की भी मृत्यु हो जाती है, चाचा की मृत्यु हो जाती है, और साथ साथ पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तथा पत्नी इनकी बहुत बुजुर्ग है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो अब नया जो बनता है कुरैशी जनजाति का अध्यक्ष या कबीले का सरदार, उसने इनको संरक्षण देने से मना कर दिया। यहां तक कि इनकी जान से मारने की भी कोशिश होती है। कुरैशी जनजाति के लोगों के जीवन यापन पर खतरा मंडराने लगा था, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो क्या हुआ? तो इनके जान पर आफत आ गई। 622 ईस्वी में जाकर के मक्का के लोगों ने इन्हें आमंत्रित किया। 622 ईस्वी में मक्का के लोगों द्वारा आमंत्रित किया गया। मक्का कह रहा हूं मैं, मदीना के लोगों ने आमंत्रित किया। मदीना के
लोगों ने आमंत्रित किया। मक्का में तो जन्म ही हुआ है इनके, लोगों ने आमंत्रित किया है, आमंत्रित किया। तो 622 ईस्वी में कहाँ पे हो जाएंगे? प्रस्थान कर जाएंगे कहाँ पे? मदीना में। प्रस्थान कहाँ कर जाएंगे? मदीना कर जाएंगे। और इसको क्या कहा गया? इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को कहा गया हिजरत। इस घटना को क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। इस्लाम में 622 ईस्वी क्या है? 622 ईस्वी जो है इस्लाम में हिजरी संवत की शुरुआत है। इस्लाम में हिजरी संवत की शुरुआत है। हिजरी संवत की शुरुआत है। ठीक है, तो मक्का से मदीना प्रस्थान कर गए और मदीना में ही पहली इस्लामी राज्य की स्थापना करेंगे। मदीना में क्या स्थापना करेंगे? मदीना में क्या स्थापना करेंगे? मदीना में प्रथम इस्लामी साम्राज्य की स्थापना। मदीना में प्रथम इस्लामी साम्राज्य की स्थापना। प्रथम इस्लामी साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, यहीं पे मदीना में कुरान की रचना की गई। मदीना में ही क्या रचना की गई? कुरान की रचना की गई। कुरान की रचना की गई। और कुरान जो है अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का उपदेश है। कुरान क्या है? कुरान जो है वो अल्लाह का उपदेश है। अल्लाह का उपदेश है। अल्लाह का उपदेश है या आदेश है? अल्लाह का उपदेश कह लो और आदेश कह लो। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया गया। ये जीवन का आधार है, इस्लामी जीवन का आधार है। इस्लामी जीवन का आधार माना गया। इस्लामी जीवन का आधार इसको माना जाता है, जिसको शरीयत कहा गया। क्या कहा गया? शरीयत कहा गया। क्या कहा गया? शरीयत कहा गया। बोला गया कि प्रत्येक मुस्लिम को शरीयत के अनुसार जीवन जीना चाहिए और उसको कुरान के हर वाक्य, हर अक्षर को अक्षरशः पालन करना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड पालन करना चाहिए, वैसा ही जीवन यापन करना चाहिए। कहा जाता है कि इस्लाम का उदय शांति, एक नया धर्म के तौर पे उदय हुआ, शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, अपना विस्तार देने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए इस्लाम ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इस्लाम का प्रचार प्रसार किसके दम पे किया गया? इस्लाम, पैगंबर साहब ने खुद बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पैगंबर साहब ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 622 से लेके 632 के बीच में, 622 से 632 के बीच में इन्होंने शासन किया मदीना में। और कई सारी कुरैशी जनजाति के लोगों ने मदीना पे कितनी बार आक्रमण किया है और प्रत्येक बार कुरैशी जनजाति के लोग पराजित होते हैं। अंत में जाकर के मक्का पर भी जाकर के पैगंबर साहब का कंट्रोल एस्टैब्लिश हो जाता है। 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का मृत्यु हो जाता है। पैगंबर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु। ठीक है, 632 में इनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो पैगंबर साहब को बताने के पीछे कारण ये था कि सिंध पर आक्रमण करने के पहले उसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। ये जो इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? अरब क्षेत्र में हो रहा है। अरब क्षेत्र में हो रहा है। और अरब क्षेत्र से धीरे धीरे ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनकी तरफ प्रचार प्रसार स्टार्ट होगा। ईरान, इराक, सीरिया, इन सब क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रचार प्रसार स्टार्ट होगा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है इस्लाम की? अरबिक क्षेत्र से होती है, अरब से होती है। हालांकि इस्लाम के अन्य कहानियों पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना ही समझना था। और इतने समझने के पश्चात हम चलते हैं अरब आक्रमण में। अरबी लोग वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पे पहली बार आक्रमण किया। हालांकि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। लेकिन पहली बार अटैक किसने किया है? अरबों ने किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन अरबियों का संबंध भारत के साथ कोई नया संबंध है। बहुत प्रथम ईस्वी सदी से ही अरबियों का संबंध भारत से व्यापारिक संबंध रहा है। इस्लाम के प्रचार प्रसार के पश्चात भी इनका संबंध व्यापारिक संबंध रहा है। किन्हीं कारणों से ये व्यापारिक संबंध बिगड़ जाएंगे और अंत में भारत पर अरबों का आक्रमण फ्रीक्वेंटली होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी कहानी को हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो आइए जरा सा हम देखते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में क्या है? तो आपको पता है कि अरब का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण, ये चैप्टर है भारत पर अरब आक्रमण।
भारत पर अरब आक्रमण। जिस समय भारत पर अरब आक्रमण करते हैं, आपको पता है होना चाहिए कि अरब पर सबसे पहले आक्रमण, अरबियों का पहला आक्रमण कहां पे हुआ है? सिंध पे हुआ है। पहला आक्रमण कहां पे हुआ है? सिंध पर हुआ है ना? सक्सेसफुल, मैंने बोला सक्सेसफुल, सफल आक्रमण, सिंध पर प्रथम सफल आक्रमण हुआ है। प्रथम सफल आक्रमण हुआ है, प्रथम सफल आक्रमण। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था जब अरबियों ने भारत पे आक्रमण किया है। इनके पहले भी कई ऐसे अभियान हुए हैं भारत पर, भारत के अन्य क्षेत्रों को जीतने के लिए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है, या अगर सफलता हासिल हुई भी है तो बहुत आंशिक सफलता हासिल हुई है। ठीक है, तो इनके आक्रमण के समय में सिंध एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वहां पे पहले चाच, और चाच के बाद चंद्र, चंद्र के बाद दाहिर नामक शासक शासन कर रहा था। तो सिंध का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? मुल्तान से लेकर के नीचे समुद्र तट तक, कराची जो अरब सागर है, अरब सागर तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? मुल्तान से लेकर के नीचे की ओर समुद्र तट तक। तो मुल्तान अगर यहां पे है तो मुल्तान से लेकर के समुद्र तट तक, नीचे तक पूरा विस्तार है। कराची तक, मकरान तट तक जो है इनका विस्तार होता है। ठीक है, अरबों के आक्रमण के पहले सिंध पर किसका शासन है? अरबों के आक्रमण के पहले सिंध पर चाच नामक एक ब्राह्मण मतलब वहां पे किसका साम्राज्य था? ब्राह्मणों का शासन था। किसका शासन था? ब्राह्मणों का शासन था। लेकिन ऐसा नहीं है ब्राह्मणों का शासन यहाँ पे हमेशा से था। ब्राह्मणों का ये वो क्षेत्र है जहां पे इस्लाम अभी बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्राह्मण और बौद्ध बड़ी संख्या में रहते हैं। काफी ज्यादा जनसंख्या किसकी है? ब्राह्मणों की, हिंदुओं की और बौद्धों की है। ठीक है, तो अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर चाच नामक एक ब्राह्मण का अधिकार था। और चाच ने क्या किया? चाच ने ब्राह्मणों की संख्या, ब्राह्मणों की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए कन्नौज उस समय बहुत बड़ा केंद्र था। उस समय पाटलिपुत्रा, ये वो दौर था जिस समय पाटलिपुत्रा शासन का केंद्र ना होकर कन्नौज शासन का केंद्र हो चुका था। और हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज की प्रगति आमूल चूल हुई थी और कन्नौज पूरे भारत का सेंटर पॉइंट बना हुआ था शासन का। ठीक है, एक वक्त में पाटलिपुत्रा रहा है, मौर्य के समय में, गुप्ताज के समय में, जिस समय मगध का उत्कर्ष हो रहा था उस दौरान। तो पाटलिपुत्रा से ये शिफ्ट हो चुका है कन्नौज, और कन्नौज से ही चाच ने क्या किया? चाच ने कन्नौज से बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को यहां पर बसाया था। और ब्राह्मणों को बसा करके उन्हें मालगुजारी मुक्त जमीनें दान में दी। मालगुजारी मुक्त जमीनें दान में दी हैं, जिससे वहां पे कृषि का प्रसार हुआ है। जिससे वहां पे क्या स्टार्ट हुआ है? कृषि का प्रसार हुआ है। ब्राह्मणों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था और इस कारण से वहां पे ब्राह्मणों ने जम के खेती किया है और खेती का प्रचार प्रसार हुआ है। कहा यह जाता है कि चाच के शासन के पहले, चाच के ब्राह्मण शासन के पहले वहां पे शूद्रों का शासन था। वेनशांग जो भारत यात्रा करते हैं 629 से 45 एडी के बीच में, वेनशांग जो भारत की यात्रा करते हैं, वेनशांग किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में भारत का यात्रा करते हैं। और हमारे बिहार में वो नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आते हैं और इस क्रम में पूरे भारत में अलग अलग जगह पे भ्रमण भी करते हैं। ठीक है, तो वेनशांग 629 से 45, बिहार में कब आए थे? 635 के आसपास आए थे। वेनशांग की भारत यात्रा 629 से 45 के बीच में हुई थी, जिस समय वो सिंध के दौरान, सिंध में उन्होंने बताया है कि सिंध पर शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन था। किसका शासन था? शूद्र जाति के बौद्ध राजा का शासन था। शूद्र जाति के, है ना, एक छोटी जाति के बौद्ध, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म के राजा का शासन था। जाति से शूद्र और धर्म से बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया था। ठीक है, तो ये जो है बैकग्राउंड हमारा दिख रहा है। अब आगे अगर बढ़े
तो दिखेगा आपका कि ये जो शूद्र जाति का शासन है, शूद्र जाति और बौद्ध धर्म का जो शासक है, उसका अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक नाम है उसका साहसी के मृत्यु के पश्चात उसका ब्राह्मण मंत्री कौन था? चाच था। तो इस शूद्र जाति का जो राजा शासन कर रहा था, जो बौद्ध धर्म का था, उसके अंतिम शासक साहसी के मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? उसके मंत्री ब्राह्मण ने उस शासक की पत्नी लाड़ी से विवाह करके स्वयं गद्दी पर बैठा। उस शासक के पत्नी लाड़ी से विवाह करके राजा मर गया, उसकी बीवी विधवा हो गई, मंत्री ने उसकी बीवी से शादी कर ली और खुद गद्दी पे अपने आप को राजा बना लिया। इस प्रकार से वहां पे ब्राह्मण राजवंश की स्थापना होती है। ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय में, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 712 एडी अरब आक्रमण करते हैं। सक्सेसफुल अटेम्प्ट कब करते हैं? असफल आक्रमण 1712 एडी में। सिंध पर चाच का भतीजा दाहिर शासन कर रहा था। दाहिर याद रखिएगा, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत का ही पार्ट था वो, सिंध पर आक्रमण किया, मान लो कह लो भारत कह लो या सिंध कह लो, सिंध पर आक्रमण किया तो सिंध पर किसका शासनकाल था? चाच का भतीजा दाहिर का शासन था। ठीक है। अब देखें जरा सा कि अरबों के आक्रमण और उनके विस्तार के समय में भारत में कौन कौन से शासक हुए हैं, है ना? भारत में कौन कौन से शासक हुए हैं? अरबों के आक्रमण तथा उनके विस्तार के समय में भारत के विभिन्न शासन, कौन कौन से वंश का शासन था। ठीक है। बेसिकली ये 2-3 पॉइंट याद रखना है। जिस समय अरब का विस्तार हो रहा था, अरबों के विस्तार के समय में ठीक है, बंगाल में गौड़ शासन था, शशांक वहां का शासक था। बंगाल में क्या था? गौड़ शासन था। ठीक है। बाद में गौड़ शासन के पश्चात बंगाल में पाल वंश की स्थापना होगी। गौड़ वंश के पतन के बाद पाल वंश और साथ ही साथ सेन वंश की भी स्थापना होगी। सेन वंश पूर्वी हिस्से में पाल वंश रूल करेंगे और पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी हिस्से में पाल वंश का शासन रूल होगा और पूर्वी हिस्से में सेन वंश रूल करेंगे। यह बिहार की पर्सपेक्टिव से बात हो गई है। ठीक है। तो देखिए जरा, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन, चचनामा बुक का नाम याद रखिएगा। चचनामा ओरिजिनली किस में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। इसका राइटर अज्ञात है। इसका राइटर क्या है? अज्ञात है। इसके राइटर के बारे में कुछ खास पता नहीं है। बुक है चचनामा। अरबों द्वारा पूछ रहे प्रश्न में कि किस पुस्तक में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है? किस पुस्तक में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है? चचनामा जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। ओरिजिनली मूल रूप से किस में लिखा गया था? मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो अरबी से फारसी में इसको बदला है किसने? अबू बकर काफी। अबू बकर यहां पे काफी होगा। अबू बकर काफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा, ये बाद में गोरी का एक गुलाम था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, यल्दौज गोरी का गुलाम था। ये नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध और मुल्तान का शासक हुआ, बाद में चल के क्या हुआ? सिंध और मुल्तान का शासक बनता है 1206 में। 1206 से 1228 के बीच में ये सिंध पर शासन करता है, सिंध और मुल्तान पे, और कुछ समय के लिए लाहौर पे भी शासन करता है। इसी के वक्त में अबू बकर काफी ने इस पुस्तक को अरबी से फारसी में अनुवादित किया है। अरबी से पर्शियन में, अरेबिक लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के क्रम में हमारा नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है। अब जरा पैगंबर और उनके उत्तराधिकारी की बात कर लूं मैं। पैगंबर साहब के बारे में अभी मैंने चर्चा किया है कि पैगंबर मोहम्मद जो है उनका जन्म 570 में हुआ है। जन्म कब हुआ है? 570 में। 632 में उनकी मृत्यु हुई है।
उन्होंने इस्लामी शासन की स्थापना की। इस्लामी शासन, उनका शासन कब से कब तक था? शासन जो है 622 से 632 के बीच में हुआ है। पैगंबर के मृत्यु के पश्चात 4 प्रमुख खलीफा हुए हैं। कितने खलीफा हुए हैं? 4 प्रमुख खलीफा हुए हैं। 4 प्रमुख खलीफा हुए हैं, ठीक है। अबू बकर, जिनका शासनकाल 632 से 34 के बीच में था। उमर 634 के से 44 के बीच में हुआ है। इन्हीं के वक्त में जो उमर है, उनके वक्त में प्रथम भारत अभियान शुरू किया गया था। प्रथम भारत सैन्य अभियान शुरू किया गया था, याद रखना है। प्रथम भारत सैन्य अभियान 636 में किसके लिए? थाना के विजय के लिए। थाना के, मुंबई में थाने है ना, विजय के लिए। मुंबई में थाने है कि नहीं? उमर 632 से 634 से 44। उसके बाद शासन आता है उस्मान का। उस्मान के समय में फिर से प्रयास स्टार्ट होगा। उस्मान के समय में 644 से 56, और उसके बाद आते हैं अली का शासनकाल 556 से 61 तक रहता है। अली के मृत्यु के पश्चात अली के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं हसन, अली के ज्येष्ठ पुत्र हसन ने मुआविया के पक्ष में खिलाफत की पदवी छोड़ दी और खुद कहां चले गए? मदीना चले गए, ठीक है। तो मुआविया के पक्ष में इन्होंने शासन छोड़ दिया और मदीना चले गए। तो मुआविया ने कौन से वंश की स्थापना की? उमैया वंश की। मुआविया क्या है? कबीले हैं। मुआविया क्या है? कबीला है एक, ठीक है। तो यहां पे उमैया वंश की स्थापना 661 में की जाएगी और 750 एडी तक इनका शासनकाल रहेगा। लेकिन इन शासनकाल में हमेशा संघर्ष और युद्ध की स्थिति ही रही है। हम बहुत अब इस्लाम के उदय के चैप्टर में अगर हम देखें तो उसमें हमें ये पढ़ना होता है कि कैसे जो है विभिन्न खलीफाओं ने क्या क्या कार्य किए हैं। अभी हमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी में ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन जहाँ से पूछी जाएंगी वो ज़रूर मैं समझाना चाहूँगा। थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ने की चाह रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वहीं से प्रश्न पूछा जाता है जो आज तक नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो उमैया वंश की स्थापना हो गई है, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि 712 ईस्वी में अरबों ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर कब्जा किया है। लेकिन मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि 712 के पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास नहीं किया है, परंतु उसके पूर्व अरबों ने अन्य अनेक सैन्य अभियान सिंध विजय के लिए किया था, ठीक है। तो पहला अभियान देखेंगे। पहला अभियान 636 ईस्वी में हुआ है। पहला अभियान कब हुआ है? 636 में। खलीफा कौन है? खलीफा उमर है। इनके समय में बंबई के निकट थाना के विजय के लिए एक सैन्य सेना भेजी गई, लेकिन यह अभियान असफल रहा। इसका नेता मारा जाता है और अभियान असफल रहता है। तो ये ओवरऑल रहा पिक्चर हमारे सामने। तो पहला अभियान 636 में। दूसरा अभियान कब होगा? दूसरा अभियान 644 ईस्वी में। दूसरा अभियान, खलीफा बदल चुका है, खलीफा उस्मान है। इसके समय में अब्दुल्लाह बिन उमर के नेतृत्व में मकरान के पश्चिमी सिंध में मकरान और सिंध जीता, परंतु अपनी सत्ता कायम नहीं की। पश्चिमी सिंध को जीता तो गया, मकरान तट को भी जीता गया, लेकिन ये आज के वक्त में कहां पे है? पाकिस्तान में। जो कराची का एरिया है वो सारी एरियाज इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सिंध जो है ना, वहां पे भुट्टो फैमिली का हमेशा से एक कंट्रोल रहा है वहाँ पे, चाहे वो पहले बेनजीर भुट्टो, आसफ अली, उनके आजकल बेटे हैं बिलावल भुट्टो, ये वहाँ पे कंट्रोल एक तरह से उन्होंने बना के रखा हुआ है। सिंध में हमेशा से इस पार्टी का एक कंट्रोल रहा है,
ठीक है, तो यहां पर सिंध पर, लेकिन सत्ता कायम नहीं की, सत्ता कायम नहीं की। क्यों? क्योंकि खलीफा को यह बताया गया कि वहां पर पानी की बहुत कमी है। सिंध में किसकी कमी है? खलीफा को यह बताया गया कि सिंध में पानी की बहुत कमी है, भोजन की बहुत कमी है, साथ ही साथ वहां पे समुद्री लुटेरे बड़े साहसी हैं। तो यदि हम वहां पे अपनी सत्ता कायम करेंगे तो बार बार हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जीतने के बावजूद भी यहां पर सत्ता कायम नहीं की गई थी। चलिए, कुछ समय के पश्चात 1659 में अल हरीस ने पुनः इस कार्य को प्रारंभ किया, परंतु मारा गया। भारतीयों के हाथों ये मारा जाता है, अटैक करता है, मारा जाता है। फिर 664 में अल मुहल्लब ने पुनः इस कार्य को आरंभ किया, परंतु वह भी मारा गया। तो ये दोनों अभियान असफल रहते हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी तक क्या हो गया? 8वीं शताब्दी जैसे ही शुरुआत होता है, 700 ईस्वी की शुरुआत होती है, 700 AD की शुरुआत होती है। अरबों ने किसको जीत लिया है? बलूचिस्तान और मकरान को जीत लिया, जिसके पश्चात सिंध पर विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या होता है? सिंध पर विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए आइए अब देखें जरा उस कहानी के पीछे कि क्यों मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया है और क्या कारण रहे थे उसके पीछे, यह समझना जरूरी है। ठीक है, 708 ईस्वी में सिंहल आज के वक्त का श्रीलंका है। सिंहल आज के वक्त का क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका का जो राजा है, श्रीलंका का राजा उस समय सीरिया की राजधानी है दमिश्क, है ना। दमिश्क में उस समय खलीफा हुआ करते थे उमैया। याद रखिएगा, उमैया वंश का राजधानी कहां रहा है? उमैया वंश का राजधानी हमेशा से दमिश्क रहा है। उमैया वंश का राजधानी कहां रहा है? हमेशा से दमिश्क रहा है। ठीक है, बाद में अब्बासी वंश की जब स्थापना हो जाएगी, अब्बासी वंश इस राजधानी को शिफ्ट करेंगे कहां पे? बगदाद में। अब्बासी वंश कहां पे इसकी राजधानी स्थापना करेंगे? बगदाद में। ठीक है, तो सिंहल के राजा ने दमिश्क के खलीफा खलीफा कौन था? अल वलीद था। याद रखिएगा, खलीफा उस समय था अल वलीद था। तो खलीफा वलीद और उसका इराकी गवर्नर, इराक में गवर्नर किसको रखा था? अल हजाज के लिए भेंट भेजा समुंदर में, शिप्स के थ्रू जहाजों पे भर के बहुत सारी भेंटें, बहुत सारे गिफ्ट भेजे गए। किसको? खलीफा जो मुस्लिम साम्राज्य का मुखिया होता था और ईश्वर का प्रतिनिधि था, पैगंबर का प्रतिनिधि था धरती पर, उसके लिए कई सारी भेंटें भेजी गई। किसके द्वारा? सिंहल के राजा द्वारा। और इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए भी भेंटें थी। उस भेंट में कुछ इस प्रकार से था कि कुछ मुस्लिम युवतियां भी थी, कुछ पितृहीन जो अनाथ मुस्लिम युवतियां भी थी, उनको भी गिफ्ट के तौर पे भेजा गया था। तो जब ये आ रहे थे, आप देखिएगा, जब ये भारत है, यहां पे क्या है? यहां पे आप देखेंगे कि श्रीलंका है और ये पूरा क्षेत्र तो हमारा अंडर में आता था। ये हमारा यहां पे ये अरब सागर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ना वो हमारे अंदर में आता था। यहां पे क्या हो गया? यहां पे ये बलूचिस्तान, यहां पे सिंध है, ये क्या है? सिंध है। ठीक है, ये मकरान तट होते हुए आते थे। और ये क्या है? बलूचिस्तान है। ये क्या है? बलूचिस्तान है। यहाँ पे क्या है? ईरान है। ईरान के बाद क्या है? यहाँ पे ईरान के बाद क्या है? यहाँ पे इराक है। इराक के बाद क्या है? यहाँ पे सीरिया है। इसी सीरिया में दमिश्क में इसकी राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इसको हम अगर ऐसे बनाते हैं तो ये आपका पर्सियन गल्फ हो गया। तो यहां पर
सिंहल राजा क्या कर रहा है, सिंहल राजा यहां से भेज रहा था, कहां पे, इराक भेज रहा था। इराक भेजने क्रम में सिंध के जो समुद्री लुटेरे हैं, सिंध के समुद्री लुटेरों ने यहां पर इनके जहाज को लूट लिया। जो सिंध के समुद्री लुटेरे हैं जहाज को लूट लिया। कब की बात है, 708 ईस्वी में। 708 ईस्वी में अल वलीद जो सीरिया में बैठा है और इराक का गवर्नर हजाज, दोनों के लिए गिफ्ट जा रहा था, दोनों के गिफ्ट को लूट लिया गया। मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी जब्त करके रख लिया गया। ठीक है, अब जब ये कहानी ये पता चलता है किसको, जब ये पता चलता है हज्जाज को, तो क्या हुआ, देखो यहां पे सिंध के बंदरगाह देवल, सिंध का बंदरगाह है कौन सा, सिंध का बंदरगाह है देवल। उस समय बहुत प्रोमिनेंट ये बंदरगाह था। वहां से पूरे अफ्रीकन तट पे, जो अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी अफ्रीका तक जो है व्यापार हुआ करता था। अन्य सभ्यताओं से भी इनकी व्यापार हुआ उस समय हुआ करती थी। कहां से, देवल के साथ। देवल से जो है मालाबार कोस्ट, मालाबार तट पे भी व्यापार किया जाता था। तो देवल के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। हज्जाज ने दाहिर के पास लुटेरे को दंडित करने का संदेश भेजा। हज्जाज जो इराकी गवर्नर है, अब कई बार मैं यहाँ पे चूंकि फास्ट ट्रैक है तो इसीलिए इसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन बैच होता तो थोड़ा सा इसको और डिफरेंट डायमेंशंस के साथ पढ़ाया जाता। तो ये सिर्फ फास्ट ट्रैक वाले जो 70वीं बीपीएससी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए कोर्सेज है। और मुझे आशा है, मुझे इतना विश्वास है कि जो क्लासेज मेडिएवल और एंशिएंट की चलेंगी उसी के अंदर से एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो हज्जाज ने क्या कहा, हज्जाज ने दाहिर को के पास संदेश भेजा कि लुटेरों को दंडित करो, लुटेरों को दंडित करो। हज्जाज ने सिरे से मना कर दिया, बोला कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे अंदर लोग रहने वाले नहीं हैं, मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे वश की बात नहीं है कि मैं इनको दंडित कर पाऊं। मेरे अधीन होते तो मैं इनको दंडित कर पाता। ठीक है, तो उसने क्या किया, दाहिर ने क्या किया, दाहिर ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी कि मेरे से पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, इस घटना के बाद हज्जाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसने दाहिर को मजा चखाने और सबक सिखाने की ठान ली। तो इस घटना के बाद हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। बोला कि सिंध को किसी भी हाल में पराजित करेंगे। ये राजा की, इस राजा की हिमाकत कैसे होगी, इस हिंदू राजा की और वही ब्राह्मण राजा की हिमाकत कैसे होगी, मेरे बात को टालने की। ठीक है, तो इसने पहला अभियान भेजा 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान भेजा, परंतु पराजित होकर मारा गया है। उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान भेजा परंतु पराजित होकर के मारा गया है। ठीक है, उबैदुल्लाह मारा गया। फिर 711 में ही जब ये उबैदुल्लाह का अभियान असफल हो गया तो समुद्री मार्ग से बुदैल को भेजा गया, लेकिन वह भी मारा जाता है। तब जाकर के 712 ईस्वी में उसने अपने 17 साल के भतीजा, 17 साल का भतीजा और दामाद दोनों है उसका, भतीजा तथा दामाद, 17 साल का भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को उसने यह ड्यूटी सौंपा कि आपको जाकर के सिंध विजय करनी है। तो 712 में आप देखेंगे यहाँ पे 712 में हज्जाज ने सिंध विजय का दायित्व मोहम्मद बिन कासिम को सौंपा, जो सिर्फ 17 वर्ष का था। यह हज्जाज का दामाद और भतीजा था। यहीं से सिंध के सफल अभियान की शुरुआत होती है अरबियों द्वारा। ठीक है, आइए इसी क्रम में अब पढ़ेंगे हम कि एग्जाम में पूछ चुका है इसके अंदर से, तभी मैं पढ़ा रहा हूं। बिहार में नहीं पूछा, किसी अन्य एग्जाम, किसी दूसरे स्टेट पीसीएस में पूछ चुका है और मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा भी। तो आप वहां पे देखेंगे कि इसके अंदर से सवाल थे, डेप्थ के साथ सवाल थे। एक वक्त में पूछा जाता था, सिर्फ इतना काफी था पूछने के लिए कि भारत पर अरबों द्वारा कब आक्रमण किया गया, या भारत पे किस अरबी ने पहली बार आक्रमण किया। ऐसा वन लाइनर प्रश्न पहले से पूछा जाता रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया और कहां से क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, आइए। मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया है। दाहिर से बहुत लोग असंतुष्ट हैं। दाहिर जो शासक है, कहां का,
सिंध का, उससे काफी लोग असंतुष्ट हैं। उससे कौन असंतुष्ट है? उससे जाट असंतुष्ट है, उससे मेढ़ राजपूत असंतुष्ट है, उससे बौद्ध असंतुष्ट है। उस तो क्योंकि वो ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा देता है, तो बौद्धों को सताया है इसने बहुत ज्यादा संख्या में, तो बौद्ध भी इससे असंतुष्ट हैं। ठीक है, तो मकरान के पास, मकरान का गवर्नर है मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून ने मीर कासिम को सहयोग दे दिया कि हाँ चलिए हम लोग मिल के चल के साथ में निपटाते हैं सिंध के राजा को। ठीक है, तो मोहम्मद हारून ने किसका साथ दिया? मीर कासिम कह लो, मोहम्मद बिन कासिम कह लो। मकरान से वो देवल रवाना होता है, मकरान के पास वो मोहम्मद हारून से को लेकर के आगे बढ़ता है, और मकरान से वो कहां पहुंचता है? देवल बंदरगाह। इसी देवल बंदरगाह पर जो है समुद्री लुटेरों ने समुद्र के वो शिप्स को लूट करके रखा हुआ था जबरदस्ती अपने अधिकार में। तो ये मकरान से जब देवल जा रहा था, मकरान से जब ये देवल जा रहा था, तो रास्ते में जाटों ने और मेढ़ राजपूतों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि सिंध का राजा दाहिर का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था, तो रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए ऐसी कार्य किए गए जाटों द्वारा, मेढ़ों द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम को भारत से भी, भारतीय क्षेत्रों से भी बहुत सारे राजाओं का और लोगों का साथ मिला है। ठीक है, तो बौद्ध भी, यहां पर लिखो, बौद्ध भी दाहिर से असंतुष्ट थे। बौद्ध भी क्या है? दाहिर से असंतुष्ट, इसीलिए उसने आक्रमणकारियों का साथ दे दिया। तो बौद्धों का भी साथ किसको मिल गया? आक्रमणकारियों को बौद्धों का साथ मिल जाता है। ठीक है, तो रास्ते में मैंने अब देख लिया कि रास्ते में मकरान से देवल जाते समय जाट भी साथ हो गए, मेढ़ भी साथ हो गए, और बौद्ध का साथ तो मिल ही गया। तो बहुत आराम से मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर कब्जा कर लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत आराम से देवल पर अधिकार कर लिया, बहुत आराम से देवल पर अधिकार कर लिया। और राजा दाहिर जो है वो भाग करके सिंधु नदी के पूर्वी तट की तरफ भाग जाता है। सिंधु नदी के पूर्वी तट पर, ये अगर सिंधु नदी आ रही है, ये सिंध है, ये सिंध का इलाका है, तो पश्चिम से किधर मूव कर जाता है? पूर्व की तरफ मूव कर जाता है दाहिर। ठीक है, कई बार ये कहा जाता है कि दाहिर भाग गया डर के मारे। कई बार ये माना जा सकता है कि हो सकता है कुछ स्ट्रेटजी, कुछ रणनीति के तहत युद्ध की तैयारियों के लिए वो पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव कर गया हो। तो दाहिर भागकर कहां चला गया? पश्चिम से सिंधु नदी के पूर्व किनारे पर चला गया। अरबों ने देवल पर अधिकार कर लिया है, अरबों ने देवल पर अधिकार। इस प्रकार सिंध में पहला वो क्षेत्र हासिल अरबों ने कर लिया है। अभी कैपिटल पे आक्रमण करना बाकी है, धीरे धीरे कैपिटल की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आप देखा आपने कि मकरान गए, मकरान से ये कहां गए? मकरान से देवल गए। देवल से ये कहां जाएंगे? देवल से नीरून जाएंगे। अभी भी सिंध में एरिया है, कौन सा? नीरून। तो नीरून जाएंगे। देवल से नीरून की तरफ प्रस्थान कर गया। नीरून भी एक शहर था। नगर पर बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों का अधिकार था। नगर को कौन चलाते थे? नगर को बौद्ध भिक्षु और कौन चलाते थे? ब्राह्मण चलाते थे। तो इन्होंने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। ये युद्ध करने के खिलाफ थे। बौद्ध धर्म ऐसा था कि जो युद्ध के खिलाफ था, अहिंसा का पक्ष लेने वाला था, हिंसा के साथ नहीं था। बोला कि आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो आत्मसमर्पण कर दिया किसने? बौद्ध भिक्षुओं ने और ब्राह्मणों ने। कहां के बौद्ध भिक्षु ब्राह्मणों ने? नीरून के बौद्ध भिक्षुओं ने और ब्राह्मणों ने। अब नीरून पे, अब देखो जी, मकरान पर भी अधिकार हो गया मोहम्मद बिन कासिम का, देवल पर भी अधिकार हो गया, नीरून पर भी अधिकार हो गया। अब नीरून से ये बढ़ता है सेहवान की तरफ। नीरून से, ये सब सिंध का छोटा शहर है, सेहवान की तरफ। सेहवान, तो नीरून से सेहवान चला गया। सेहवान में दाहिर का भाई रूल करता था, दाहिर का चचेरा भाई रूल कर रहा था, दाहिर का चचेरा भाई बजहारा रूल करता था। ठीक है, दाहिर में क्या करता, सॉरी, सेहवान में कौन रूल करता है? सेहवान में दाहिर का चचेरा भाई, वहां का शासक, गवर्नर मान लो, गवर्नर है ना, एक तरह से सूबेदार मान लो, सूबेदार वहां पे था बजहारा। बजहारा भाग करके बुधिया के जाटों के पास, बुधिया एक जगह है,
बुधिया एक जगह है, बुधिया के जाटों के पास शरण ले लिया। ठीक है, और सिहवान के जो नागरिक हैं वो भी बौद्ध हैं। यहां पे बौद्धों की संख्या, मकरान में भी बौद्ध मिल गए थे, देवल में भी बौद्ध मिल गए, नीरून के सारे बौद्ध और ब्राह्मणों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिहवान के भी जो लोग हैं वो कौन है, सिहवान में भी कौन है, बौद्ध है। और बौद्ध लोग क्या चाहते हैं, देखिए नगर निवासी अधिकांश कौन है, बौद्ध हैं। सिहवान में भी युद्ध नहीं चाहते थे, और युद्ध नहीं चाहते थे तो निवासियों ने क्या किया, नगर अरबों को सौंप दिया, मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया और जाजिया देना स्वीकार कर लिया। इतिहास में यह पूछा जाता है प्रश्न कि किस मुगल शासक ने या किस मुगल आक्रमणकारी ने या किस मुस्लिम ने पहली बार जाजिया कर आरोपित किया, जाजिया कर थोपा, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। जाजिया क्या होता है, गैर मुस्लिम कर होता है, तीर्थ यात्रा कर होता है। यदि आपको मुस्लिम नहीं रहना है, अपना धर्म ही रखना है, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या अन्य धर्म रहना है मुस्लिम छोड़ करके, तो आपको जाजिया कर चुकाना पड़ेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा शासक था जिसने जाजिया लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सिहवान, अब चूंकि बजहारा कहां भाग गया है, बजहारा जाटों के पास भाग गया है, जाटों के पास छुपा हुआ है। तो ये क्या करेगा, सिहवान से निकल के किस पे आक्रमण करेगा, जाट पे आक्रमण करेगा। और इस जाट पर आक्रमण करने के पश्चात, जाट पर आक्रमण, वहीं पे छुपा हुआ है, बजहारा मारा गया। दाहिर का चचेरा भाई बजहारा मारा जाता है। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, यहां पे क्या है, यहां पे अगर सिंध नदी है और पश्चिम से पूरब जाना है, पश्चिम से पूरब जाना है, तो नदी तो पार करना होगा, तो बड़ी चालाक है मोहम्मद बिन कासिम। उसने कहा कि सिंधु नदी पर पुल बनाओ, किस चीज का, नाव का पुल बना दो। दाहिर को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इनसे ये पॉसिबल ना हो, कि ये पुल तो है नहीं नदी के ऊपर, तो कैसे पार करेंगे। इन्होंने बोला कि नदी के ऊपर पुल का नाव का पुल बना दो, है ना। तो इसने क्या किया, नाव का पुल बनाकर मोहम्मद बिन कासिम सिंधु नदी के पूर्व पहुंच गया, जहां पे दाहिर छुपा हुआ था या कह लो युद्ध की तैयारी कर रहा था। दाहिर वहां से भागता है और रावर एक जगह है सिंध में ही, रावर के दुर्ग में, रावर फोर्ट में, रावर के किले में वो शरण लेता है। लेकिन फिर भी शरण लेने से तो बात बनेगी नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में दाहिर मारा जाता है। रावर के युद्ध में दाहिर मारा जाता है 712 एडी में। ठीक है, बढ़ता हूं आगे और देखते हैं कि दाहिर की विधवा पत्नी है रानी बाई। तो दाहिर की पत्नी रानी बाई ने रावर दुर्ग की रक्षा की है, लेकिन असफल थी। कब तक वो टिकती मोहम्मद बिन कासिम के सामने, अंत में महल के दुर्ग के अन्य स्त्रियों के साथ उसने क्या कर लिया, जौहर कर लिया, खुद को आग के हवाले कर दिया ताकि वो दुश्मनों के हाथ ना लगे। दुश्मनों के हाथ लगने का मतलब है उनका दासी बन के रहना, धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम हो जाना, कई सारी अन्य बाधाएं थी, तो इसलिए उन्होंने जौहर करना उचित समझा। अब मोहम्मद बिन कासिम देखो यहां पे मकरान से कहां गया, मकरान से देवल गया, देवल को जीता, बौद्धों ने उनको देवल दे दिया, देवल से लेकर के वो नीरून गया, नीरून में भी बौद्ध और ब्राह्मणों ने सौंप दिया। ठीक है, नीरून से वो कहां गया, नीरून से वो सिहवान गया जहां पे दाहिर का चचेरा भाई शासन कर रहा था। सिहवान से वो जाटों पर आक्रमण करता है, जाट पर आक्रमण करने के पश्चात वो कहां गया, सिंधु नदी के पूर्व में, कहां, रावर में, है ना, रावर में। अब रावर से वो कहां बढ़ता है, रावर से ब्राह्मणवाद में बढ़ता है। ब्राह्मणवाद एक जगह है सिंध में जिसका आज के समय में मंसूरा, ब्राह्मणवाद को क्या कहा जाता है वहां आज के वक्त में, करंट में इसका नाम है मंसूरा। ठीक है, आगे चल के ब्राह्मणवाद उमैया वंश का राजधानी बनेगा, उमैया खलीफा का क्या बनेगा, राजधानी बनने वाला है। उमैया खलीफा का राजधानी बनेगा सिंध में ये उमैया खलीफा का राजधानी। तो ब्राह्मणवाद, अब ये क्लियर हो गया ब्राह्मणवाद क्या है, ब्राह्मणवाद एक जगह है। तो ये
जाट रावण में दाहिर को मार करके, रावण में दाहिर को मार करके कहां जाते हैं? ब्राह्मणबाद जाते हैं, जहां दाहिर का पुत्र जय सिंह शासन कर रहा था, जहां दाहिर का पुत्र जय सिंह शासन कर रहा था। अब जय सिंह ने युद्ध करना उचित नहीं समझा और आत्मसमर्पण करके मुस्लिम धर्म अपना लिया। हालांकि जब अरब कमजोर होंगे तो वापस से ये विजय प्राप्त करेगा और वापस से मुस्लिम धर्म त्याग देगा और हिंदू धर्म अपना लेगा। आगे की कहानी है। जय सिंह ने आत्मसमर्पण करके क्या किया? मुस्लिम धर्म अपना लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की एक दूसरी बीवी है, एक तो रानी बाई है जो जौहर कर चुकी है, इसकी दूसरी बीवी लाडी है, रानी लाडी। एक रानी लाडी जिससे चाच शादी किया था, है ना, विधवा से। ये दूसरी बीवी रानी लाडी है। उनकी दो पुत्री हैं, सूर्य देवी और परमल देवी। दोनों को बंदी बना लेता है, दूसरी पत्नी और उनकी बेटियों को बंदी बना लेता है। और उस समय खलीफा बदल गए रहते हैं, खलीफा सुलेमान के पास भेंट स्वरूप भेज देता है उनकी मां और दोनों बेटियों को, रानी लाडी और दोनों बेटियों को। किसके पास देता है? सुलेमान को पास। याद रखिएगा, इसी कारण से मोहम्मद बिन कासिम मारा भी जाएगा। तो ब्राह्मणवाद में मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की राजधानी आरोर पर आक्रमण किया और सिंध की राजधानी आरोर पर अधिकार कर लिया। तो ब्राह्मणवाद से कहां गए? ये आरोर गए और आरोर पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, तो इसके साथ ही मकरान के बाद देवल के बाद नीरू के बाद सेहवान के बाद रावण के बाद ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण के बाद अरोर। इतने क्षेत्रों पे जीतने के बाद संपूर्ण सिंधों पर अरबों का अधिकार हो गया है। संपूर्ण सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया है। अरब विजय, अरब पताका फहराया जा चुका है। कहां पे? सिंध में। यही था भारत में सिंध पर आक्रमण। ठीक है, अब मुल्तान विजय। अब यहां पे जब सिंध पर अटैक कर लिया तो 713 में इसने क्या किया? मुल्तान पे अधिकार कर लिया। कहा यह जाता है कि मुल्तान पे जब इसने अधिकार किया तो मुल्तान में इतने स्वर्ण सिक्कों की प्राप्ति हुई, इतना धन मिला कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा। इतना ज्यादा मुल्तान में सोने के सिक्के मिले हैं। तो 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। वह शेष भारत पर भी विजय की योजना बना रहा था कि पूरे भारत को जीत लेंगे। यहां तक कि उसने अपने एक सैन्य कमांडर के नेतृत्व में एक 10,000 की सेना उज्जैन को जीतने के लिए भेजा, लेकिन वह सफल रहता है। और प्लान अभी बना ही रहा होता है कि शेष भारत को कैसे जीता जाए। उसके पहले ही मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है 714 ईस्वी में। देखते हैं कैसे मारा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसी होती है? देखिए, 714 ईस्वी में उमैया वंश के खलीफा अल वलीद की मृत्यु हो जाती है। इसी अल वलीद के लिए आया था भेंट, सिंहल राजा ने भेजा था। और कौन बनता है खलीफा? खलीफा सुलेमान बनता है। खलीफा सुलेमान। और सुलेमान जो है हज्जाज से दुश्मनी रखता था। ये वही हज्जाज है जो इराक में गवर्नर है और इसका भतीजा है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो हज्जाज से जो है उसका शत्रु था और सुलेमान से भी उसका क्या था? द्वेष था। सुलेमान से क्या था? उसका द्वेष था। सुलेमान से नहीं, मोहम्मद बिन कासिम से द्वेष था। मोहम्मद बिन कासिम से द्वेष था। ठीक है, तो हज्जाज से भी शत्रुता थी और मोहम्मद बिन कासिम से भी शत्रुता है सुलेमान की। यह नहीं होगा। राजा दाहिर की बीवी रानी लाडी और दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी ने खलीफा सुलेमान से शिकायत कर दी। आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने बताया था कि राजा दाहिर की दूसरी बीवी रानी लाडी और दोनों बेटी सूर्य देवी और परमल देवी को पकड़ के ये कहां भेज देते हैं? सुलेमान के पास भेज देते हैं गिफ्ट के तौर पे। वहां पे ये दोनों जाते हैं तो उन्होंने शिकायत कर क्या कर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने उनका सतीत्व नष्ट कर दिया है। अब वो कुंवारी नहीं रही है, उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया है मोहम्मद बिन कासिम ने। इससे सुलेमान गुस्सा हो गया और उसे मौका मिल गया मोहम्मद बिन कासिम को ठिकाने लगाने की। फलतः खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को इराक बुलाकर घोर यातना देकर मार डाला है।
तो इसके साथ मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में अपनी सिंध विजय की और तत्पश्चात अपने ही कारणों से मारा गया। भारत में अरबियों का पकड़ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। समय के साथ अरब कमजोर होंगे और जो राजा हार चुके थे पर्टिकुलर टेरिटरी को, जैसे जयसिंह जिन क्षेत्रों को हार चुका था वापस से उन क्षेत्रों पर अधिकार भी करेगा। समय के साथ अरब कमजोर होंगे और भारत में हालांकि लंबे समय तक अरब का एक प्रभाव सिंध पर बना रहेगा, लेकिन धीरे 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 वहां पर पुनः दूसरे जो है राजा और दूसरे शासकों की शासन शुरुआत हो जाएगी, आरंभ कर दी जाएगी। तो ये था भारत पर अरब का आक्रमण, जिसके तहत हमने ये देखा 1 घंटे की क्लास। पुनः अगला क्लास में लेके आऊंगा गजनवी और गोर का आक्रमण भारत पे, और गोर के आक्रमण के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना और आगे की कार्यवाही, आगे की कहानी हम देखेंगे। तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे विदा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ। 17वीं बीपीएससी की तैयारी हमारी जारी रहेगी। हम आपकी तैयारी के लिए हमेशा उपस्थित है यहाँ पे। हमारा साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।